Let's start with the first step is to identify the types of essays, right? कि आपके पास जो टाइटल आता है या जो टॉपिक आता है, ठीक है, उसको देखकर उसको पढ़कर आपने उस टॉपिक को कैटेगराइज करना है इनटू डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसे. सो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसेज, राइट, जिसके अंदर आपके पास एक्सपोजिटरी ऐसे होता है, आर्गुमेंटेटिव ऐसे होता है, नैरेटिव ऐसे है, डिस्कर्सिव ऐसे है, डिस्क्रिप्टिव ऐसे है, परसुएसिव ऐसे है, एनालिटिकल ऐसेज होते हैं, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, राइट. बट सीएसएस के जो पेपर्स हैं, लाइक एफपीएससी का जो एग्जाम है और जो पास पेपर्स आपके पास एफपीएससी के मौजूद हैं हमारे पास, उनका जब एनालिसिस किया गया तो पता चला कि कुछ ऐसे एसेज हैं जो कि एग्जामिनर सीएसएस के एग्जाम में देता है, ठीक है, एंड पीएमएस एज वेल. और कुछ ऐसे एसेज हैं जिनको कभी भी एग्जामिनर ने सीएसएस पीएमएस में नहीं पूछा, ठीक है. अब उनमें से कौन से ऐसे दो एसेज जो हैं वो कौन से हैं कि जिनको एग्जामिनर कभी भी नहीं पूछ रहा होता? वन इज अ नैरेटिव ऐसे एंड अदर वन इज अ डिस्क्रिप्टिव एसेज, राइट. ये यूजुअली आपने देखा होगा आइल्स के एग्जाम में बहुत ज्यादा इस तरह के एसेज आते हैं, नैरेटिव एसेज एंड डिस्क्रिप्टिव एसेज. दे आर नॉट द पार्ट ऑफ सीएसएस एग्जाम्स, राइट. तो सीएसएस के एग्जाम्स के अंदर जितने भी टॉपिक्स आते हैं उनको मैंने एक यूं समझें कि क्योंकि मैंने उनकी कुछ कैटेगरीज या कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स फिक्स किए हैं, उनको मैंने कैटेगराइज कर दिया है इन 3 कैटेगरीज में, ठीक है. पहला है क्लोज एंडेड, दूसरा है आर्गुमेंटेटिव, तीसरा है ओपन एंडेड, ठीक है. जो हमारे पास एक्सपोजिटरी एसेज हैं, एनालिटिकल एसेज हैं, वो सारे क्लोज एंडेड में आ जाते हैं, ठीक है. तो मैंने ऐसे अलग अलग क्यों नहीं पढ़ाना उसको, इसलिए नहीं पढ़ाना क्योंकि उनके लिखने का तरीका एक है, ठीक है, उनकी अंडरस्टैंडिंग का तरीका एक है. तो हम उसी एक तरीके पे रहते हुए उसको, मतलब मैंने उसको मर्ज कर दिया है इनटू दिस वन टाइटल क्लोज एंडेड ऐसे, ठीक है. और ये बहुत सारी रिसर्च के बाद किया है, पास पेपर्स सारे इवेलुएट किए हैं, सारे पास पेपर्स जो हैं वो एनालाइज करने के बाद आई केम टू द कंक्लूजन कि इनको इन 3 कैटेगरीज में डिवाइड करना चाहिए. तो क्लोज एंडेड का नाम मैंने क्लोज एंडेड क्यों रखा है? क्लोज एंडेड मैंने इसलिए नाम रखा है, सबसे पहली बात कि जब आप इसके टाइटल को पढ़ते हैं तो वहां उस टाइटल के अंदर एग्जामिनर ने आपको कुछ ऐसी डोमेन्स बताई होती हैं जिसमें रह के आपने वो ऐसे लिखना है, ठीक है. और सी क्लोज्ड कर दिया है एग्जामिनर ने, आपको रेस्ट्रिक्ट कर दिया है, ठीक है. डोमेन्स एग्जामिनर ने आपको खुद दे दी है, एक ओपन एंडेड टाइटल नहीं है आपके पास. यानी कि आपके पास एक टॉपिक है, उसके साथ साथ उसकी डोमेन्स भी बताई हैं या थीम्स भी बता दी हैं कि जी इस डायरेक्शन में टॉपिक को डिस्कस करें, ठीक है. तो एक डायरेक्शन ऑलरेडी प्रोवाइडेड होती है क्लोज्ड एंडेड एसेज के अंदर, राइट. अब जैसे कि फॉर एग्जांपल टॉपिक आपके पास है डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान, दिस इज योर टॉपिक, राइट. एग्जामिनर डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान यहाँ इतना टाइटल देकर रुक नहीं गया. अगर इतना टाइटल होता ना डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान, तो ये तो एक ओपन एंडेड टॉपिक था, ठीक है. इसमें आप कुछ भी डिस्कस कर सकते थे डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान पे, ठीक है. आप क्या क्या डिस्कस कर सकते थे? कॉजेज डार्क पास ऑफ डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान, कॉजेज ऑफ डार्क पास, ठीक है. या फिर जो है रीजंस कर सकते थे, इम्पैक्ट्स कर सकते थे, ठीक है. उसमें वे फॉरवर्ड दे सकते थे, रेकमेंडेशंस दे सकते थे. तो डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान पे हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में डिस्कस कर सकते थे, प्रोस्पेक्ट्स उसके बता सकते थे, ठीक है. तो ये तो किसी भी डायमेंशन में डिस्कस हो सकता था. बट एक्चुअली एग्जामिनर ने आपको बाउंड कर दिया डायमेंशंस प्रोवाइड करके, ठीक है. एग्जामिनर ने क्या किया? डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान लिखकर कॉलन लगाया. कॉलन लगाने के बाद एक डायमेंशन दे दी होप्स और दूसरी डायमेंशन दे दी हर्डल्स, राइट. सो देयर आर 2 डायमेंशंस दैट आर गिवन बाय द एग्जामिनर. डायमेंशन 1 को मैं D1 लिख रही हूँ, ठीक है. सेकेंड डायमेंशन इज दिस वन, हर्डल्स. तो डायमेंशन 2 को मैंने D2 लिख दिया, ठीक है. सो सी, दिस इज योर टॉपिक डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान. अब उस टॉपिक के 2 डायमेंशंस एग्जामिनर ने ऑलरेडी बता दिए हैं. नंबर 1 इज होप्स, आपको होप्स ऑफ डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान लिखना है, ठीक है, या होप्स इन डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान, एंड हर्डल्स इन डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान, राइट. तो डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान इज योर टॉपिक एंड दीज आर द 2 डायमेंशंस, राइट. अच्छा, फिर उसके बाद दूसरा टॉपिक देखें, राइजिंग पावर ऑफ सोशल मीडिया, ठीक है. ये अगेन आपका टॉपिक है, राइजिंग पावर ऑफ सोशल मीडिया.
लेकिन एग्जामिनर ने इस टॉपिक को यहां तक छोड़ा नहीं है, एग्जामिनर ने आगे इसके ऐड की है उसकी डायमेंशंस. दिस इज योर टॉपिक, राइट, एंड दीज आर द टू डायमेंशंस. नंबर वन इज द प्रॉब्लम, ठीक है. नंबर टू इज प्रोस्पेक्ट्स, ठीक है. तो अगेन आप देखें कि दिस इज योर टॉपिक, राइजिंग पावर ऑफ सोशल मीडिया, राइट, एंड आपको दो डायमेंशंस प्रोवाइड की गई है, प्रॉब्लम्स ऑफ राइजिंग पावर ऑफ सोशल मीडिया एंड प्रोस्पेक्ट्स ऑफ राइजिंग पावर ऑफ सोशल मीडिया, राइट. So examiner has provided you with the dimension, right, and examiner has restricted you to discuss this topic into these two dimensions that are provided, right. अब ऐसे ऐसे के अंदर क्या होता है कि अगर आपने इस टॉपिक में बाकी सब कुछ डिस्कस कर लिया और ये दो डायमेंशन डिस्कस नहीं की तो आप फेल हो जाएंगे, ठीक है. लेकिन ये टॉपिक बड़े मजे के और बड़े आसान होते हैं क्योंकि इसके अंदर आपको सोचने की जरूरत नहीं पड़ती कि मैं किस डायमेंशन में टॉपिक को डिस्कस करूं, क्योंकि डायमेंशन तो एग्जामिनर ने दी हुई है, ठीक है. आप अगर इन दो डायमेंशन पे डिस्कस कर लेते हैं तो एज अ स्टूडेंट, एज एन एस्पायरेंट, आपकी ड्यूटी खत्म हो जाती है, ठीक है. तो एग्जामिनर इज एक्सपेक्टिंग यू कि आप एटलीस्ट ये दो डायमेंशंस तो मेन है, जो कि आपकी मेन थीम है या मेन डायमेंशंस हैं, इनको तो आप जरूर डिस्कस करके हैं अपने ऐसे के अंदर, राइट. इसीलिए मैंने इस टॉपिक, इस ऐसे का नाम रखा है क्लोज एंडेड, बिकॉज नाउ यू आर रेस्ट्रिक्टेड टू डिस्कस द टॉपिक इनटू द गिवन डायमेंशंस, राइट. अच्छा जी, यहां तक तो ये बात समझ आ गई कि इसका नाम क्लोज एंडेड क्यों है, और एक टाइप भी हमने देख ली कि इस तरह से टाइटल को फ्रेम किया जा सकता है, ठीक है. अच्छा, अब क्लोज एंडेड की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स मैं आपको बता रही हूँ, आप लोग लिख लें. नंबर वन इज कि जब भी कोई क्लोज एंडेड टॉपिक आता है उसमें हमें स्टांस नहीं लेना होता, ठीक है. उसमें एग्जामिनर आपसे स्टांस नहीं मांग रहा, राइट. तो क्लोज एंडेड टॉपिक्स के अंदर आपने कोई स्टांस नहीं लेना, नो स्टांस. यहाँ मैं कैरेक्टरिस्टिक्स लिख रही हूँ इसके, ठीक है. कोई भी स्टांस आपने नहीं लेना, एग्जामिनर इज नॉट आस्किंग यू टू टेक द स्टांस, ठीक है. इंस्टेड एग्जामिनर इज आस्किंग यू टू डिस्कस द टॉपिक इन गिवन डायमेंशन, राइट. सो डायमेंशन विल बी गिवन, ठीक है. ऐसे की जो डायमेंशंस हैं वो आपके पास गिवन है, ठीक है. अच्छा जी. अच्छा, तीसरी बात ये कि इस जो टॉपिक का जो टाइटल है वो दो तीन तरह से फ्रेम हुआ होता है, ठीक है, या दो तीन तरह से आर्टिकुलेट हुआ होता है. नंबर वन इज, मेथड नंबर वन इज, उसमें क्या होता है कि आप जो है, अच्छा, इसमें एक तो ये चीज देख लें कि गिवन डायमेंशंस है, गिवन डायमेंशंस के अलावा कुछ सब डायमेंशंस होती हैं जो कि टॉपिक के अंदर बजाहिर तो नहीं दी गई, लेकिन उनको डिस्कस करना समटाइम्स जरूरी होता है, और समटाइम्स हम खुद जानबूझ करके उसको डिस्कस करते हैं ताकि या तो हमारा ऐसे बहुत अच्छा हो जाए, ठीक है, या तो उसकी क्वालिटी को एनहांस करने के लिए, या समटाइम्स हमारे पास जो गिवन डायमेंशंस हैं उसके अंदर हमारे पास कंटेंट कम होता है या आर्ग्यूमेंट्स कम होते हैं. तो इन ऑर्डर टू एक्सपेंड दी ऐसे, ताकि वो वर्ड काउंट भी पूरा हो, ठीक है, तो हम कुछ सब डायमेंशंस को भी डिस्कस कर सकते हैं इसके अंदर, ठीक है, कीपिंग इन व्यू के वो जो सब डायमेंशंस हैं वो रेलिवेंट हो टॉपिक से, इररेलिवेंट ना हो, ठीक है. अच्छा जी, अब इस इनके जो टाइटल्स हैं उनको लिखने का तरीका एग्जामिनर का थोड़ा सा डिफरेंट है, ठीक है. एक तो एग्जामिनर इस तरह से इस टाइटल को फ्रेम करता है कि आपको टॉपिक पहले दे देगा, लाइक हियर डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान, उसके बाद एक कॉलन लगा होगा, ठीक है, और उसके बाद आपको दो डायमेंशंस दी होंगी, ठीक है, जैसे कि यहाँ पर है होप्स एंड हर्डल्स, राइट. राइजिंग पावर ऑफ सोशल मीडिया इन पाकिस्तान, अगेन आपका ये टॉपिक है, और कॉलन लगा के दो डायमेंशंस दे दिए, प्रॉब्लम्स एंड प्रोस्पेक्ट्स, राइट. या तो आपको ऐसे फ्रेम करके दिया है या ऐसे आर्टिकुलेट किया है, या फिर दूसरा तरीका ये है कि एक ऐसी स्टेटमेंट दे दी होगी एग्जामिनर ने जो कि एक तो कंट्रोवर्शियल नहीं है, दूसरी बात कि उस स्टेटमेंट की ऑपोजिट स्टेटमेंट कोई नहीं बन सकती, राइट. या वो जो स्टेटमेंट है या जो वो जो पॉइंट ऑफ व्यू स्टेटमेंट में दिया हुआ है, देयर इज नॉट एनी ऑपोजिट स्कूल ऑफ थॉट, राइट. उस पॉइंट का कोई ऑपोजिट स्कूल ऑफ थॉट नहीं होगा. अगर ऑपोजिट स्कूल ऑफ थॉट है, यानी कि उस स्टेटमेंट का कोई ऑपोजिट
स्टांस लिया जा सकता है, तो वो तो आर्गुमेंटेटिव में फॉल कर जाएगी। ठीक है, तो क्लोज एंडेड में एक ऐसी स्टेटमेंट आती है, ठीक है, जो कि ट्रू है, ठीक है, जिसको सिर्फ आपने एलैबोरेट करना है, नथिंग एल्स, राइट। जैसे वो दी हुई है, आपने सिर्फ उस पर इलेबोरेशन करनी होती है, उसमें जो भी थीम्स बताई गई हैं या सब डायमेंशन और डायमेंशन बताई गई हैं, उस पर आपने इलेबोरेशन करनी है। ठीक है, अच्छा जी, जैसे कि मैं आपको यहाँ पर एक एग्जांपल दे दूं, यहाँ पर देखें, द कंट्रोवर्शियल इश्यूज ऑफ फेमिनिज्म इन द कंटेम्प्रेरी विमेन राइट्स मूवमेंट, राइट। अब आपके पास क्या पूछे हैं, कंट्रोवर्शियल इश्यूज पूछे हुए हैं, किसके, फेमिनिज्म के, कब के, फेमिनिज्म के कंटेम्प्रेरी विमेन राइट्स मूवमेंट में, दैट्स इट, राइट। तो ये आपके पास एक ऐसी स्टेटमेंट है जिसपे आप कोई स्टांस नहीं ले सकते, आप कंट्रोवर्शियल इश्यूज को डिस्कस करके आ जाए, बिकॉज डायमेंशंस आपको दी हुई हैं कि आपने कंट्रोवर्शियल इश्यूज ऑफ फेमिनिज्म को डिस्कस करना है, राइट। सो व्हेन द डायमेंशन इज प्रोवाइडेड, ठीक है, और ऐसी स्टेटमेंट है जिसका कोई ऑपोजिट पॉइंट नहीं निकलता, तो वो स्टेटमेंट जो है फॉल करती है क्लोज एंडेड ऐसे के अंदर। ठीक है, अच्छा जी, अगर मैं आपको स्टेटमेंट कुछ इस तरह से लिख कर दूं, राइजिंग पावर ऑफ सोशल मीडिया इज अ ब्लेसिंग एंड अ कर्स। ठीक है, तो मैं क्या कह रही हूँ, राइजिंग पावर ऑफ सोशल मीडिया ब्लेसिंग भी है और कर्स भी है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट ऐसी स्टेटमेंट है जिसका कोई ऑपोजिट पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है, राइट। तो इस स्टेटमेंट को आप फॉल करवा सकते हैं किसमें, क्लोज एंडेड ऐसे में, क्योंकि यहाँ पर आपने राइजिंग पावर ऑफ सोशल मीडिया की ब्लेसिंग्स भी डिस्कस करनी है और कर्स भी डिस्कस करना है, दैट्स इट, राइट। तो इस तरह की स्टेटमेंट आपके पास क्लोज एंडेड ऐसे में डिस्कस होती है। नाउ द थर्ड वे ऑफ गिविंग यू अ क्लोज एंडेड ऐसे is to make a question with starting with WH word. ठीक है, ऐसा क्वेश्चन जो कि WH वर्ड से स्टार्ट होता है, वो भी आपके पास क्लोज एंडेड ऐसे बन जाता है। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हेयर वी हैव दिस टॉपिक, हाउ इज टेररिज्म एंड इट्स परसेप्शन शेप्ड बाय मास मीडिया। यहाँ पर एग्जामिनर एक चीज एक्सेप्ट कर चुका है कि टेररिज्म और उसका परसेप्शन मास मीडिया शेप करता है। दिस इज समथिंग दैट द एग्जामिनर इज सेइंग कि ये चीज तो हम ऑलरेडी जो है वो एक्सेप्ट कर चुके हैं कि टेररिज्म एंड इट्स परसेप्शन इज शेप्ड बाय मास मीडिया। आपसे वो पूछ रहा है हाउ, कैसे, राइट, मेथड्स बताएं, तरीके कौन कौन से यूज होते हैं मास मीडिया में जो कि टेररिज्म और उसका परसेप्शन शेप करने के लिए यूज होते हैं। ठीक है, तो अगेन आपको एक डायमेंशन दी हुई है, दैट इज हाउ, मेथड्स बताने, राइट। अगेन ये क्लोज एंडेड ऐसे। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन जो कि WH वर्ड से स्टार्ट हो जाए, वो आपके पास क्या होता है, क्लोज एंडेड ऐसे होता है। तो क्लोज एंडेड ऐसे के बारे में कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज डू लेट मी नो, and if you have understood, write down in the chat box. क्लियर है मैम। All right, thank you. Okay, now we have argumentative essay. Argumentative essay is quite opposite to the close-ended essay, right? Because close-ended essay में हमने stance नहीं लेना होता, जबकि argumentative essay के अंदर हमने stance लेना होता है। ठीक है, यानी कि आपको डायमेंशंस तो दी हैं, लेकिन ऐसी डायमेंशंस हैं जो कि एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। ठीक है, और आपको पूछा जा रहा है दोनों में से एक को सिलेक्ट कर लें, एक की साइड हो जाए। तो आपने आर्ग्यूमेंटेटिव ऐसे में बहुत क्लियर स्टांस लेना होता है। ठीक है, तो आर्ग्यूमेंटेटिव ऐसे की सबसे बड़ा जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, दैट इज टू आर्ग्यू, टू टेक अ स्टांस, राइट। अच्छा, अब जो स्टांस लेने वाले ऐसे हैं, उसको स्टूडेंट्स ये समझते हैं कि जी मैंने अगर एक साइड का स्टांस ले लिया है तो मुझे सिर्फ वही साइड डिस्कस करके आनी है। ऐसा नहीं होता। ठीक है, आर्ग्यूमेंट जब आप किसी से करते हैं, लेट्स से कि आप किसी यूनिवर्सिटी में डिबेट कर रहे हैं, ठीक है, तो डिबेट करते हुए ऐसा तो नहीं होता कि जो फॉर एग्जांपल ग्रुप ए है
वो बस अपनी बातें बोले जा रहा है, बोले जा रहा है, और वो जीत भी गया है, ठीक है। इसको हम आर्ग्यूमेंट तो नहीं कहते। आर्ग्यूमेंट करने के लिए ग्रुप ए के साथ डिबेट करने में ग्रुप बी भी होगा, ठीक है। तो एक बात ग्रुप ए बोलेगा, बी जो है ए की बात को नेगेट करेगा और फिर अपना पॉइंट रखेगा, फिर ए क्या करेगा, बी की बात को नेगेट करेगा और फिर अपना पॉइंट रखेगा। ऑब्वियसली एक डिबेट करने के लिए, एक आर्ग्यूमेंट करने के लिए दो पॉइंट ऑफ व्यूज का होना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो कभी भी आर्ग्यूमेंटेटिव ऐसे के अंदर सिर्फ और सिर्फ अपना पॉइंट डिस्कस नहीं किया जाता, बल्कि ऑपोजिट स्टांस भी डिस्कस किया जाता है और ये बताया जाता है कि ऑपोजिट स्टांस क्यों गलत और या क्यों कम वेटेज रखता है या क्यों इतना लेस इंपॉर्टेंट है आपके स्टांस से, ठीक है। तो लेट्स से कि अगर मैं कहती हूँ राइजिंग पावर ऑफ सोशल मीडिया इज अ ब्लेसिंग और अ कर्स, ठीक है। तो जब मैं अगर यहाँ पर एंड की जगह पर और लगा देती हूँ तो ये मेरे पास आर्ग्यूमेंटेटिव ऐसे बन जाएगा, ठीक है। अब मैं पूछूं राइजिंग पावर ऑफ सोशल मीडिया इज अ ब्लेसिंग और अ कर्स, ठीक है। तो मैं स्टांस लेती हूँ राइजिंग पावर ऑफ सोशल मीडिया इज अ ब्लेसिंग, राइट, मेरा स्टांस ये है। लेकिन ऑपोजिट स्टांस क्या है, कुछ लोग दुनिया में हैं जो ये सोचते हैं कि राइजिंग पावर ऑफ सोशल मीडिया इज अ कर्स, इट्स नॉट अ ब्लेसिंग, राइट। तो मैं उनका पॉइंट ऑफ व्यू भी डिस्कस करूंगी और फिर बताऊंगी, पहले तो अपना पॉइंट ऑफ व्यू डिस्कस करूंगी, फिर उनका पॉइंट ऑफ व्यू भी डिस्कस करूंगी और फिर ये बताऊंगी कि मेरा पॉइंट ऑफ व्यू उनसे ज्यादा बेहतर कैसे है, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं स्टांस लेना आर्ग्यूमेंटेटिव ऐसे में, राइट। तो अगर आपके पास कोई भी आर्ग्यूमेंटेटिव ऐसे आता है तो उसके अंदर जो आपकी कोशिश होनी चाहिए वही होनी चाहिए, पहली बात तो स्टांस लेना, और दूसरी बात टिल द एंड अपने स्टांस को प्रूव करना, ठीक है। तो ये होते हैं आर्ग्यूमेंटेटिव ऐसे। आर्ग्यूमेंटेटिव ऐसे को एग्जामिनर, आपका जो एफपीएससी या एसपीएससी या पीएमएस का जो एग्जामिनर है, वो कैसे उसको आर्टिकुलेट कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर भी हमने तीन तरह की चीजें देखी कि एक तो हमें टॉपिक देकर फिर डायमेंशन 1 एंड और डायमेंशन 2 दिया हुआ था, फिर एक ऐसी स्टेटमेंट थी जिसपे कोई कंट्रोवर्शियल बात नहीं हो सकती, या ऐसी स्टेटमेंट थी जिसके दो स्कूल ऑफ थॉट नहीं एग्जिस्ट करते, या फिर डब्ल्यू एच वर्ड से स्टार्ट होने वाला स्टेटमेंट जो है वो आपके पास क्लोज एंडेड था। आर्ग्यूमेंटेटिव में भी आपके पास इसी तरह से तीन जो है वो कैटेगरीज हैं, या तीन जो यूं समझ लें कि साइंस हैं, कि उससे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि दिस इज एन आर्ग्यूमेंटेटिव ऐसे, ठीक है। पहला जो साइन वो ये है कि जब आपके पास इस तरह से टाइटल आता है राइजिंग पावर ऑफ सोशल मीडिया, प्रॉब्लम्स एंड प्रोस्पेक्ट्स, ठीक है, यहाँ पर एंड की जगह पर अगर मैं और लगा देती हूँ तो ये टाइटल आपके पास क्या बन जाता है, आर्ग्यूमेंटेटिव। लिख कर देखते हैं, राइजिंग पावर ऑफ सोशल मीडिया कॉलन अ ब्लेसिंग और अ कर्स, ठीक है। अब ये देखें, मैंने यहाँ पर लिखा है राइजिंग पावर ऑफ सोशल मीडिया अ ब्लेसिंग और अ कर्स। डायमेंशन यहाँ पर आपका टॉपिक है, दिस इज डायमेंशन 1, दिस इज डायमेंशन 2, राइट। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है कि आपको दोनों डायमेंशन के बीच में एंड नहीं बल्कि और मिल रहा है, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल आपके सामने एक टेबल रखी है, उस पे कॉफी भी है और चाय भी है, ठीक है। और उन्होंने आपसे कहा है कि टेक टी एंड कॉफी, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, चाय भी लेंगे कॉफी भी लेंगे, राइट। लेकिन अगर आपके सामने चाय और कॉफी दोनों रख दी जाए और आपको कहा जाए इन दोनों में से एक ही लेनी है, टेक आइदर टेक टी और कॉफी, राइट। तो फिर आप क्या करते हो, किसी एक चीज को सिलेक्ट करते हो, ठीक है। अगर आप कॉफी पीना चाहते हो तो कॉफी इज योर स्टांस, राइट। अगर आप चाय पीना चाहते हो तो चाय इज योर स्टांस, राइट। अगर मैं इस टाइटल में लिखती इस और की जगह पर एंड, तो ये होता क्लोज एंडेड। लेकिन क्योंकि मैंने यहाँ पर और लिख दिया है, अब ये हो गया है आपके पास आर्ग्यूमेंटेटिव, बिकॉज आई वॉन्ट यू टू टेक अ स्टांस। आप डिस्कस करें, या तो राइजिंग पावर ऑफ सोशल मीडिया ब्लेसिंग है, ब्लेसिंग की साइड हो जाए, या फिर आप उसको एज अ कर्स डिस्कस, एज अ कर्स जो है वो उसका स्टांस लें, राइट। सो हियर आई वांट यू टू टेक अ स्टांस। जब आप स्टांस लेते हैं तो वो डेफिनेटली आर्ग्यूमेंटेटिव ऐसे हो जाएगा, ठीक है।
तो पहली बात तो हमने ये सीखी कि इन दोनों के अंदर पहला फर्क भी हमने देखा कि जब आपके पास यहाँ एंड लगा है, ठीक है, तो वो आपके पास क्लोज एंडेड हो गया। बिल्कुल इसी तरह से अगर स्टेटमेंट या टॉपिक को आर्टिकुलेट किया गया है, जैसे कि यहाँ पर टॉपिक है और कॉलन लगाकर डायमेंशन 1 एंड डायमेंशन 2 दी गई हैं, लेकिन बीच में और लगा हुआ है, तो ये आपके पास ऑटोमेटिकली एक आर्ग्यूमेंटेटिव ऐसे हो जाता है। ठीक है, तो ये दो बातें तो हमने यहाँ पर सीख ली। थर्ड, अच्छा, इसके अलावा और की जगह पर क्या आ सकता है? और की जगह पर रादर देन भी यूज हो सकता है। जैसे कि यहाँ पर है डेमोक्रेसी इज अ कल्चर रादर देन अ प्रोसेस, राइट? तो वो कह रहे हैं डेमोक्रेसी कल्चर है बजाय प्रोसेस होने के। ठीक है, डेमोक्रेसी प्रोसेस नहीं बल्कि कल्चर है, वो कह रहे हैं। ठीक है, लेकिन कुछ लोग ये भी बिलीव करते हैं कि डेमोक्रेसी इज अ प्रोसेस रादर देन अ कल्चर, राइट? तो डायमेंशंस तो उसने आपको दोनों दी हैं, लेकिन बीच में रादर देन लगाकर उसने आपको चॉइस दे दी है। ठीक है, कि आप या तो ये बोलें डेमोक्रेसी इज अ कल्चर रादर देन अ प्रोसेस, या फिर आप ये बोले डेमोक्रेसी इज अ प्रोसेस रादर देन अ कल्चर, राइट? यहाँ पर भी देखें, ग्लोबलाइजेशन इज मिथ और रियलिटी। वो आपसे कहता है ना, ग्लोबलाइजेशन इज मिथ एज वेल एज अ रियलिटी, और ग्लोबलाइजेशन इज मिथ एंड अ रियलिटी। ठीक है, तो वो आपके पास क्लोज एंडेड होता, लेकिन और लगा दिया है, ये आर्ग्यूमेंटेटिव हो गया। ठीक है, अब ये तो एक बात तो हमने सीख ली यहाँ पर। सेकंड जो आर्ग्यूमेंटेटिव ऐसे है, उसका उसकी जो आप टाइटल से कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, जो सेकंड उसका आइडेंटिफिकेशन पॉइंट है वो ये है कि आपके पास जो क्वेश्चन स्टेटमेंट आएगी वो स्टार्ट होती होगी हेल्पिंग वर्ब से। हेल्पिंग वर्ब कह लें, उसको ऑक्सिलरी वर्ब कह लें, वो स्टार्ट किससे होती होगी? हेल्पिंग वर्ब से। और हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाले क्वेश्चन को हम कहते हैं यस नो क्वेश्चंस। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन दिया गया होगा जो कि जिसका आंसर या तो यस है या फिर नो है। जैसे कि ये टॉपिक आपको दिया है, इज कॉलोनियल मेंटालिटी इंपीडिंग पाकिस्तान प्रोग्रेस? तो कुछ लोग कहेंगे यस, इट कॉलोनियल मेंटालिटी इम्पीड्स पाकिस्तान, इज इम्पीडिंग पाकिस्तान प्रोग्रेस। और कुछ लोग कहेंगे नो, कॉलोनियल मेंटालिटी इज नॉट इम्पीडिंग पाकिस्तान प्रोग्रेस, राइट? इट इज पाकिस्तान इंस्टीट्यूशन इन Pakistan's politics and the other issues that is impeding Pakistan's progress, right? So यहाँ पर अगेन आपसे एग्जामिनर ने एक स्टांस पूछ लिया है, ठीक है, एक सवाल पूछा है आपसे, जिसका आंसर या तो आप यस में करेंगे या नो में करेंगे। तो मैंने आपसे क्या कहा कि अगर आपके पास दो ऑपोजिट स्कूल ऑफ थॉट हो, कि जिसमें एक का आंसर यस आ रहा है और दूसरे का बिल्कुल उसके ऑपोजिट आ रहा है, ठीक है, नो, ठीक है, तो फिर वो आर्ग्यूमेंटेटिव ऐसे हो जाएगा। तो इस colonial mentality impeding Pakistan's progress is an argumentative topic। अगर यहाँ पर WH क्वेश्चन हो जाता, ठीक है, अगर मैं लिखती हाउ इज, यहाँ पर लिख दूं अगर मैं, हाउ इज colonial mentality impeding Pakistan's progress, तो ये कौन सा टॉपिक होगा? जल्दी से बताइए। How is क्लोज colonial एंडेड। mentality impeding? Close-ended. Very good, right? It's a close-ended topic because ये WH question word से start है, और जबकि is colonial mentality impeding Pakistan's progress is an argumentative topic, right? How is colonial mentality impeding Pakistan's progress में एक तो बात वो एक्सेप्ट कर रहा है कि हाँ colonial mentality पाकिस्तान की प्रोग्रेस को इम्पीड कर रही है, वो सिर्फ आपसे सवाल पूछ रहा है हाउ, कैसे कर रही है आप बताएं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो क्वेश्चन है, इस कॉलोनियल मेंटेलिटी इंपीडिंग पाकिस्तान प्रोग्रेस, इसमें एग्जामिनर ये एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा कि पाकिस्तान की प्रोग्रेस कॉलोनियल मेंटेलिटी इंपीड करी है, वो तो आपसे पूछ रहा है कि बताएं आप करती है या नहीं करती है। अगर करती है तो वजूहात बताएं क्या है, अगर नहीं करती है तो फिर वजह बताएं कि फिर क्या है जो पाकिस्तान की प्रोग्रेस को इम्पीड किए हुए है, राइट? तो ये आपके पास आर्ग्यूमेंटेटिव टॉपिक है। तीसरे नंबर पे जो आर्ग्यूमेंटेटिव टॉपिक जिस तरह से दिए जाते हैं वो ये है कि आपके पास एक स्टेटमेंट दी जाएगी जो कि दो अपोजिट पॉइंट ऑफ व्यूज या दो अपोजिट स्कूल ऑफ थॉट रखती होगी। We can call it a controversial statement, but sometimes statement is not apparently a controversial, but having two point of views, and those two point of views are totally opposite to each other, right? So for example, if I am saying, ये वाला टॉपिक का टाइटल देखें, ह्यूमन इनोवेशंस और सॉरी ह्यूमन इन्वेंशंस मूव द सोसाइटी बैकवर्ड, राइट? बहुत सारे लोग कहेंगे नहीं भाई, ह्यूमन इन्वेंशन से तो सोसाइटी हमेशा फॉरवर्ड ही गई है, ठीक है। अब
फॉर एग्जाम्पल हम भी जो है वो ह्यूमन इन्वेंशंस की वजह से ही तो ऑनलाइन क्लास कंडक्ट कर पा रहे हैं, ठीक है। तो इतना फॉरवर्ड हो गया दैट यू पीपल आर सिटिंग इन सवात और बलूचिस्तान और केपीके, एंड आई एम इन कराची, और फिर हम इतना फॉरवर्ड हो गए कि हम क्लास कंडक्ट कर सकते हैं, कम्युनिकेशन कर सकते हैं, राइट। तो लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि नहीं जी, ह्यूमन इन्वेंशन ने सोसाइटी को बैकवर्ड कर दिया है। देखिए आप फॉर एग्जाम्पल ये जो वेपन्स हैं, ठीक है, वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन हो गई या जो दूसरे आपके पास वेपन्स हैं, इनसे तो सोसाइटी बैकवर्ड हो रही है। पैलेस्टाइन का इशू इज वन ऑफ द एग्जांपल्स, राइट। तो दो स्कूल ऑफ थॉट एग्जिस्ट करते हैं ना ऐसी स्टेटमेंट के, ठीक है। तो इस स्टेटमेंट को हम कह सकते हैं कि दिस इज एन आर्ग्यूमेंटेटिव ऐसे, ठीक है, ये आर्ग्यूमेंटेटिव ऐसे की स्टेटमेंट है। अच्छा, तीसरे नंबर पे आपके पास ओपन एंडेड एसेज आते हैं। ओपन एंडेड को मैंने दो तरह से उसको डिवाइड किया। देयर आर टू कैटेगरीज इन ओपन एंडेड एसेज। नंबर वन इज कि हमारे पास ऐसे कुछ एसेज हैं जहां पर दो डायमेंशंस हैं, या यूं समझे कि दो कॉन्सेप्ट्स दिए गए हैं, ठीक है। एक को हम कॉन्सेप्ट वन कहते हैं, दूसरे को कॉन्सेप्ट टू कहते हैं। लेकिन उन दोनों कॉन्सेप्ट के बीच में कोई रिलेशनशिप एग्जामिनर ने हमें बना के नहीं दी है, ठीक है। यस 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 या मैडम, जो आर्गुमेंटेटिव में आपने अभी एक्सप्लेन किया है ना, जो ह्यूमन हम्म इन्वेंशन है सोसाइटीज को बैकवर्ड किया है ना, हम्म। तो उसने तो मैडम डायरेक्ट स्टेटमेंट दिया है ना कि बैकवर्ड किया है। तो इसमें तो हम्म कोई ऑप्शन हम उसमें उसने तो कोई ऑप्शन हमें नहीं दिया है कि बैकवर्ड किया हम्म है या फॉरवर्ड किया है ना। तो उसने तो सारा हम्म। स्टेटमेंट दिया कि बस बैकवर्ड किया है। हाँ, तो आप उस स्टेटमेंट को नेगेट कर सकते हो ना कि जी नहीं, बैकवर्ड नहीं किया, फॉरवर्ड किया है। आप स्टांस ठीक है ले मैडम, सकते हो ठीक ना इस पे। हाँ, तो है अब मैडम, सही। स्टांस उसी स्टेटमेंट पे ले सकते हैं जिसका ऑपोजिट पॉइंट ऑफ व्यू हो। ये याद रखिएगा कि ऑपोजिट होना जरूरी है। जैसे बैकवर्ड फॉरवर्ड ऑपोजिट है, ठीक है, तो उसका ऑपोजिट स्टांस होना जरूरी है। अगर स्टेटमेंट की फॉर्म में आ रहा है तो देयर मस्ट बी ऑपोजिट स्कूल ऑफ थॉट एज वेल, राइट। तो अगर आपके पास लगता है कि ऑपोजिट स्कूल ऑफ थॉट है उस स्टेटमेंट का, तो वो फिर क्लियरली आर्गुमेंटेटिव ऐसे हो जाते हैं, ठीक है। अच्छा जी, तो ओपन एंडेड एसेज जो हैं, ओपन एंडेड एसेज में दो कैटेगरीज हैं, ठीक है। एक कैटेगरी में आपके पास कॉन्सेप्ट होंगे दो। फॉर एग्जाम्पल कॉन्सेप्ट नंबर वन हेयर रिटन ह्यूमन डेवलपमेंट, राइट। इसको मैं C1 कर देती हूँ, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट वन है ह्यूमन डेवलपमेंट। अब ह्यूमन डेवलपमेंट एक कॉन्सेप्ट है ना कि इंसान की तरक्की, ठीक है, ह्यूमन की डेवलपमेंट एक कॉन्सेप्ट है आपके पास। दूसरा कॉन्सेप्ट है इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी, राइट। ये आपके पास, दिस इज योर कॉन्सेप्ट नंबर टू, इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी। अब आप देखें एग्जामिनर ने इसके बीच में कोई रिलेशनशिप आपको बना के नहीं दी है, बल्कि सिर्फ और सिर्फ एंड के थ्रू इन दोनों को कनेक्ट कर दिया है, राइट। एग्जामिनर का कहने का मतलब यह है कि ह्यूमन डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी के बीच में एक कोरिलेशन एग्जिस्ट करता है, लेकिन वो स्टूडेंट खुद निकाले उसको, ठीक है, और खुद उसको डिस्कस करे, राइट। जैसे कि ये हो सकता है कि ह्यूमन डेवलपमेंट इज द प्री रेक्विजिट फॉर इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी, या इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी इज द प्री रेक्विजिट फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट, राइट। या फिर ये बोले ह्यूमन डेवलपमेंट इज डिपेंडेंट ऑन इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी एंड इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी इज डिपेंडेंट ऑन ह्यूमन डेवलपमेंट। अब आप देखें ये दोनों ही ठीक है, ठीक है। तो को रिलेशन एग्जिस्ट कर रहा है ना, एक चीज दूसरे पे डिपेंडेंट है, दूसरी पहले वाले पे डिपेंडेंट है, ठीक है। तो को रिलेशन इन दोनों के बीच में एग्जिस्ट करता है, बट एग्जामिनर ने आपको वो को रिलेशन बना के नहीं दिया, ठीक है। यहां पर अगर आप देखें तो डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान होप्स एंड हर्डल्स, टॉपिक था डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान, होप्स एंड हर्डल्स उसकी डायमेंशंस थी। लेकिन यहाँ पर डायमेंशन तो खैर वो लेटर ऑन की बात है, यहाँ पर तो रिलेशनशिप बिटवीन द टू कॉन्सेप्ट्स ही नहीं बनाया हुआ, ठीक है। अगर एग्जामिनर आपको ये स्टेटमेंट देता ह्यूमन डेवलपमेंट इज द प्री रेक्विजिट फॉर इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी, तो ये क्लोज एंडेड टाइटल होता, ठीक है। लेकिन क्योंकि एग्जामिनर ने आपको बीच में कोई रिलेशनशिप बना के नहीं दिया, सिर्फ दोनों कॉन्सेप्ट्स को कनेक्ट कर दिया है एंड के थ्रू, तो ये एक ओपन एंडेड टाइटल है। द स्टूडेंट कैन मेक अ कोरिलेशन, स्टूडेंट दोनों ही कोरिलेशन पे
अपने टॉपिक को एक्सपेंड कर सकता है कि ह्यूमन डेवलपमेंट इज प्री रेक्विजिट फॉर इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी एंड इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी इज अ प्री रेक्विजिट फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट। ठीक है, दोनों पे भी आप उसको एक्सपेंड कर सकते हैं, चाहे तो उसको एक ही डायमेंशन में एक्सपेंड करते हुए ले जाए। ठीक है, तो इट डिपेंड्स कि स्टूडेंट फिर उसको किस तरह से लेके जाता है। ठीक है, तो ओपन एंडेड क्वेश्चंस के अंदर या ओपन एंडेड जो आपके पास टाइटल्स होते हैं या टॉपिक्स होते हैं, उसके अंदर आपने रिलेशनशिप बनानी होती है। ये ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि रिलेशन बेस्ड टॉपिक्स हैं और रिलेशन एग्जामिनर ने आपको बनाकर नहीं दी है। ठीक है, अच्छा, एक तो ये टॉपिक्स हो गए, इसकी एक और एग्जांपल मैं आपको दे देती हूँ। अच्छा, यहाँ पर भी यही वाली लिखी हुई है, बट देयर इज अनदर एग्जांपल एज वेल, लेट मी जस्ट गिव यू। एक दफा एक क्वेश्चन आया था, ये सॉरी ये टाइटल भी आया हुआ है, वाटर क्राइसिस एंड नेशनल यूनिटी। ठीक है, अब देखें, वाटर क्राइसिस एंड नेशनल यूनिटी ये दो कॉन्सेप्ट्स हैं। वाटर क्राइसिस एक बिल्कुल ही डिफरेंट कॉन्सेप्ट है, नेशनल यूनिटी एक बिल्कुल ही डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अभी दो अलग अलग कॉन्सेप्ट हैं, लेकिन इन दोनों के बीच में एक रिलेशनशिप बन सकता है। ठीक है, कि वाटर क्राइसिस नेशनल यूनिटी को हार्म करते हैं या रीजन बनते हैं उसका। ठीक है, या फिर नेशनल यूनिटी हो तो वाटर क्राइसिस रिजॉल्व हो सकते हैं। ठीक है, तो इनके बीच में रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है, को रिलेशन एग्जिस्ट करता है, बट को रिलेशन इज नॉट गिवन बाय द एग्जामिनर, राइट। तो एग्जामिनर चाहता है कि इन दोनों के बीच में आप को रिलेशन खुद ही निकालें और फिर उस पर आप ऐसे लिखें, राइट। तो ये टॉपिक भी आपके पास ओपन एंडेड है। ओपन एंडेड का एक कैटेगरी तो मैंने आपको बता दी कि दो कॉन्सेप्ट होंगे, दोनों के बीच में रिलेशनशिप नहीं बिल्ट हुआ एंड लगा हुआ है और रिलेशनशिप आपने खुद ही बिल्ट करना। दूसरा जो ओपन एंडेड है ऐसे, उसको हम कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट ऐसे, जो कि काफी फेमस हुए थे एब्स्ट्रैक्ट ऐसेज, या फिर आप उसको कहते हैं फिलोसॉफिकल ऐसे। ठीक है, अब नाम से ही पता चल रहा है कि उनकी जो स्टेटमेंट है बेसिकली ऐसे की, वो फिलोसॉफिकल स्टेटमेंट दी गई है ना। व्हाट इज अ फिलोसॉफिकल स्टेटमेंट? फिलोसॉफिकल स्टेटमेंट एक ऐसी स्टेटमेंट है जो कि एक फिलोसफी बेस्ड है। ठीक है, यानी कि वो एक लाइफ की फिलोसफी है एंड इट्स नॉट इजी टू अंडरस्टैंड, राइट। समटाइम्स वो बहुत मुश्किल स्टेटमेंट्स दी जाती हैं जो कि स्टूडेंट्स को अपेरेंटली उस वक्त समझ नहीं आती हैं। ठीक है, तो ऐसी फिलोसॉफिकल बेस्ड स्टेटमेंट्स जब आ जाएं आपके पास, फिलोसफी बेस्ड स्टेटमेंट आपके पास आ जाएं, तो उसको हम कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट या फिर फिलोसॉफिकल ऐसे, या फिर हम उसको कह सकते हैं ओपन एंडेड ऐसे। ठीक है, ओपन एंडेड मैंने उसको क्यों कहा है, क्योंकि इसके अंदर समटाइम्स ऐसे टाइटल होते हैं जो कि क्लोज एंडेड ऐसे की तरह से सॉल्व हो सकते हैं, यानी कि एक्सपोजिटरी ऐसे की तरह से सॉल्व हो सकते हैं। दूसरे समटाइम्स ऐसे टाइटल होते हैं जिन पे आर्ग्यूमेंट किया जा सकता है। ठीक है, तो इट्स योर चॉइस, नाउ यू आर ओपन टू डू दैट, राइट। एंड ऑल्सो हाउ यू इंटरप्रेट द स्टेटमेंट मैटर्स अ लॉट, राइट। यानी कि आपने उस टॉपिक को किस तरह से इंटरप्रेट किया है, किस तरह से उस टॉपिक को आप लेके जाना चाहते हैं, दैट इज द चॉइस इज टोटली अप टू यू, राइट। अब ना ये भी टॉपिक आपके पास ओपन एंडेड हो जाते हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल स्टेटमेंट हियर इज ब्रेन्स लाइक हार्ट गो वेयर दे आर अप्रिशिएटेड। अब स्टूडेंट्स को इस मतलब अपेरेंटली आपको ये पढ़ के समझ नहीं आ रहा होगा कि आपको एग्जामिनर पूछ क्या रहा है एग्जैक्टली। जैसे कि यहाँ पर बहुत क्लियर था, डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान होप्स एंड हर्डल्स। ठीक है, तो आप होप्स डिस्कस करते डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान की, आप हर्डल्स डिस्कस करते हैं। जिस तरह से राइजिंग पावर ऑफ सोशल मीडिया प्रॉब्लम्स एंड प्रोस्पेक्ट्स, तो प्रॉब्लम्स ऑफ राइजिंग पावर ऑफ सोशल मीडिया प्रोस्पेक्ट्स भी डिस्कस कर लें राइजिंग पावर ऑफ सोशल मीडिया के। लेकिन यहाँ पर अब आपको नहीं समझ आ रहा अपेरेंटली कि पूछा क्या जा रहा है। ठीक है, कोई ना कोई डायमेंशन नजर आ रही है आपको, या फिर आप तो टॉपिक को समझ भी नहीं पा रहे हैं अभी। ठीक है, तो इस तरह के जो टाइटल्स हैं बेसिकली वो आपके पास फिलोसॉफिकल या एब्स्ट्रैक्ट ऐसे इसके टाइटल होते हैं। इसी तरह से व्हेन लाइफ थ्रोज अ लेमन ऑन यू मेक लेमनेड।
इसका क्या मतलब हुआ, पहले तो मुझे ये बताएं, क्योंकि इसका मतलब ड्राइव करना या इसका मतलब पहले समझना इज द फर्स्ट टास्क, इज टू सॉल्व द एब्स्ट्रैक्ट ऐसे। जी। मेरे ख्याल से इसमें कह रहे हैं कि जिंदगी जिस सिमत में जा रही है आप उसी सिमत में चले, लेकिन अपनी स्ट्रगल जारी रखे, चीज़ों को चेंज करे, हालात को चेंज हम्म। करे। हम्म। वेरी गुड। कि जब आपके पास जिंदगी जो है वो आपको कोई प्रॉब्लम देती है, ठीक है, या कोई टफ सिचुएशन आपके पास आती है, तो आप उसे अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं, राइट। सो ये या कोई चैलेंज आ जाता है तो एवरी चैलेंज इज एन अपॉर्चुनिटी, राइट। सो इसका मतलब ये हुआ। इसी तरह से ब्रेन्स लाइक हार्ट वेयर दे आर अप्रिशिएटेड, यानी कि दिमाग भी दिल की तरह वहां जाता है जहां पर उसे अप्रिसिएशन मिले। तो मोर लेस ब्रेन ड्रेन, इस तरह की कॉन्वर्सेशन आप कर सकते हैं, ब्रेन ड्रेन वाली कॉन्वर्सेशन आप इसके अंदर या डिबेट आप इसके अंदर कर सकते हैं। सो बेसिकली बात ये हुई कि ओपन एंडेड एसेज जो हैं वो दो कैटेगरी में आपके पास आते हैं। वन कैटेगरी इज रिलेशन या कोरिलेशन बेस्ड, जिसमें दो कॉन्सेप्ट्स हैं, बीच में एंड लगा हुआ है और दोनों के बीच का कोरिलेशन आपको एग्जामिनर ने नहीं बना के दिया। नाउ स्टूडेंट्स आर ओपन टू मेक अ कोरिलेशन द वे दे वांट, और फिर उसके बाद ऐसे उस पे लिख सकते हैं। इसी तरह से कुछ ऐसे ऐसे जो सेकंड कैटेगरी में हैं उनके अंदर फिलोसॉफिकल टाइटल्स दिए जाएंगे, ठीक है, या फिलोसॉफिकल स्टेटमेंट्स दी जाएंगी। उस फिलोसॉफिकल स्टेटमेंट में आपने ऐसे लिखना होगा, जिसे हम एब्स्ट्रैक्ट ऐसे या ओपन एंडेड ऐसे कह सकते हैं, ठीक है।